बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवाज़ ख़ान बाबा व्यूज़ यूट्यूब चैनल की जानिब से आप सब लोगों को हमारा सलाम कबूल हो। अस्सलामु अलैकुम। हमें उम्मीद है कि आप हज़रात जहाँ जहाँ भी होंगे अपने अपने अज़ीज़ व अक़ारिब, अपने दोस्त अहबाब, अपने अहल खाना, अपने रिश्तेदारों और फैमिली के साथ ना सिर्फ बखैरियत होंगे बल्कि खुश खुरम भी होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी ये खुशियाँ बरकरार फरमाए, उनमें इजाफ़ा करे और आप हमेशा यूं ही हंसते मुस्कुराते रहें। आमीन। आज के वीलॉग में आगे बढ़ने से पहले हस्ब मामूल हम आपसे गुजारिश करेंगे, इल्तिजा करेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। लाइक करें, शेयर करें। शुक्रिया। आज की वीडियो का मौजू चेयरमैन पीटीआई इमरान अहमद खान नियाज़ी, जो कि कल गिरफ़्तार किए गए हैं तोशाखाना केस में कन्विक्शन के बाद, और अब वो मुल्ज़िम से मुजरिम बन गए हैं। उन्हें कल लाहौर से गिरफ़्तार किया गया और अटक जेल मुंतकिल कर दिया गया। अब वो पहली रात अटक जेल में गुजार चुके हैं। उनके ऊपर क्या बीती, क्या गुजरी, ये बयान करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जेल तो जेल ही होती है। चाहे कितना ही कोई बादशाह शख्स जेल में क्यों ना हो, उसको कितनी ही सहूलतें क्यों ना दी जाएं, लेकिन बहरहाल सबसे बड़ी सज़ा उस इंसान के लिए यही होती है कि वो उस चार दीवारी से, उन सलाखों के पीछे से बाहर नहीं आ सकता। किसी को अंदर रख कर आप जितनी मर्जी सहूलतें दे दें, लेकिन उन सब सहूलतों पर यही एक चीज़ जो है ना भारी होती है कि वो शख्स अपनी मर्ज़ी से आज़ादी के साथ ना तो घूम फिर सकता है और ना ही उस चार दीवारी से बाहर आ सकता है। इससे बड़ी सज़ा मेरे ख्याल में किसी के लिए और कोई नहीं हो सकती। और शायद जेल का तस्वुर इसलिए पैदा हुआ कि जो लोग जराइम करते हैं, जो गलत कार्य करते हैं, जो गलत काम करते हैं, उनको कोई ऐसी सज़ा दी जाए कि जिसमें उसको अपनी बेबसी का एहसास हो, अपनी मजबूरियों का एहसास हो, और शायद वो अपने आप की इस्लाह कर सके, अपनी करेक्शन कर सके। खैर, ये एक और मौजू है। मेरा आज का मौजू ये था कि इमरान साहब की गिरफ़्तारी के बाद अब आगे क्या होगा, क्योंकि कहीं पर कोई काबिल ज़िक्र क्या बिल्कुल एहतियात देखने को ही नहीं मिला। शायद KPK में कुछ लोग बाहर निकले हैं, वो भी बहुत मामूली तादाद में, और तो कहीं पर कोई एहतजाज देखने को नहीं मिला। पाकिस्तान के अंदर इमरान खान के चाहने वाले जो पाकिस्तान से भागकर बाहर गए हुए हैं, वो बाहर बैठ के बड़ी बड़ी तोपें चला रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। या वो लोग जो अंडरग्राउंड हैं, जैसे मुराद सईद है, वो भी अपने वीडियो पैगाम में या ऑडियो पैगाम में लोगों को बाहर निकलने की हिदायत कर रहे हैं। लेकिन भाई, अगर आपने तहरीक चलानी है, आपने एजिटेशन करना है, आपने एहतजाज करना है, तो ये हर सियासी पार्टी का हक होता है, आईनी हक है कि आप कानून के दायरे के अंदर रह के पूरा मैंने एहतजाज कर सकते हैं, लेकिन 9 मई की तरह नहीं। मगर आप खुद भी तो आए ना। आप लोगों को कुर्बानी का बकरा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको पैगाम दे रहे हैं कि निकलो निकलो, बाहर निकलो, खान साहब की हिमायत में बाहर निकलो, एहतजाज करो। तो आप खुद भी तो बाहर निकलो। आप तो खान साहब के बहुत ही करीबी साथी हो। इसी तरह डॉक्टर शहबाज गिल, वो वहाँ पर बैठ के ट्वीट कर रहे हैं, लेकिन उसमें उन्हें कोई कामयाबी नहीं हो रही। हैरत की बात यह है कि दुनिया की सबसे बड़ी इस्लामी मुमलकत, इसलिए इस्लामी मुल्कत आबादी के लिहाज से मैं नहीं कह रहा, सबसे बड़ी इस्लामी मुल्कत इसलिए कहता हूँ कि ये दुनिया की सबसे बड़ी ताकतवर इस्लामी मुल्कत है, वहद इस्लामी मुल्कत है जो कि एटमी कुव्वत है। उसका एक साबिक़ वज़ीर आज़म
गिरफ्तार हुआ है, जिसके बड़े बड़े दावे थे, लेकिन किसी इस्लामी मुल्क से अभी तक उसके ऊपर कोई रिएक्शन नहीं आया। ये तो बहुत बड़े बड़े दावे करते थे, लोगों को इन्होंने अपना भाई तक कहा, मगर अफसोस, सद अफसोस कि इन्होंने अपनी हरकतों की वजह से अपने वो सारे ताल्लुकात, अपने वो सारे रिश्ते नाते जो इनके साथ लोगों ने कायम किए थे, उनको जो है वो पीछे धकेल दिया। उनकी हरकतें ही ऐसी थी। अब किसी चोर के लिए, क्योंकि अल्लाह बेहतर जानता है क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन अदालती कार्रवाई के बाद जब उनकी कन्विक्शन हुई तो वो सर्टिफाइड चोर डिक्लेयर हो गए। उनको सजा चोरी के इल्जाम में मिली है। तो अब आगे क्या होगा? पीटीआई वाले अब भी उनकी गिरफ्तारी के फौरन बाद से शोर शराबा मचा रहे हैं कि देखें जी, खान 2 घंटे में रिहा हो जाएगा, खान 1 दिन में रिहा हो जाएगा, खान 2 दिन में रिहा हो जाएगा। सब कुछ मुमकिन है। खान का मुस्तकबिल क्या है, उसके बारे में पीटीआई वालों ने कभी सोचा है? क्योंकि ये जिस सेक्शन के तहत इनको सज़ा दी गई है, उसी के तहत ये ना सिर्फ ये है कि असम्बली से नाअहल हुए हैं, इनको सज़ा दी गई कैद की। उसके बाद ये इलेक्शन कमीशन के कवानीन के मुताबिक इस सेक्शन के तहत असम्बली से नाअहल हो गए, आइंदा के लिए 5 साल के लिए नाअहल हो गए। ये कोई इलेक्शन नहीं लड़ सकते, कोई पब्लिक ओहदा नहीं रख सकते। और साथ ही साथ आप ये मत भूलें कि इस सज़ा के अब आप ये चेयरमैन भी नहीं रह सकते अपनी पीटीए के। अब इनके हाथ से चेयरमैनशिप भी चली गई है। ये फैसले नवाज शरीफ की पनामा केस में जो नाअहली हुई थी, उसमें ही ये कर लिए गए थे। और उसमें आपको याद होगा कि नवाज शरीफ साहब को जब सज़ा हुई थी तो उसके बाद उनको पार्टी ने अपनी पार्टी का सदर बना दिया था, मुस्लिम लीग नून ने, जिसके खिलाफ दूसरी सियासी पार्टियों ने पेटिशन दायर की थी, जिसमें जमात इस्लामी, पीटीआई, पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम सब लोग शामिल थे कि एक खाइन आदमी, एक बददियानत आदमी पार्टी का ओहदा भी नहीं, पार्टी का सदर या चेयरमैन भी नहीं रह सकता। और उस वक्त जस्टिस इजाज़ुल हसन साहब, जो आजकल सुप्रीम कोर्ट में हैं, अभी तक मौजूद हैं, उन्होंने ये नोट लिखा था कि जो शख्स एक दफ़ा बददियानत साबित हो जाए और नाअहल हो जाए तो वो उसके बाद पार्टी के सरबराही से भी ख़त्म हो जाता है, वो पार्टी की सरबराही भी नहीं कर सकता। तो इमरान साहब को पार्टी की सरबराही से हटाने के लिए किसी और कानून की ज़रूरत नहीं है, किसी अदालत में जाने की ज़रूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली वो खुद इस पार्टी के ओहदे के लिए भी नाअहल हो चुके हैं और अपनी पीटीए की चेयरमैनशिप से हाथ धो बैठे हैं। अब सवाल ये होता है कि ये केस अपील में जाएंगे। ठीक है, अपील में हो सकता है कि इस तरह के जो केसेस होते हैं लोअर कोर्ट में हैं, तो इमरान खान को तो अभी 2 अपीलों का हक हासिल है, हाई कोर्ट का भी और सुप्रीम कोर्ट का भी। ये हक ना तो नवाज शरीफ साहब को मिला था और ना ही यूसुफ रज़ा गिलानी को उनकी नाअहली के बाद मिला था। उनके लिए वही फैसले फाइनल फैसले थे, क्योंकि वो फैसले डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट ने किए थे। इससे उसके बाद किसी अपील का कोई हक नहीं था। लेकिन क्योंकि ये सज़ा इनको लोअर कोर्ट से मिली है, तो अब इनको हाई कोर्ट में अपील का हक है और सुप्रीम कोर्ट में भी अपील का हक है। और ये भी पॉसिबल है कि अगर हाई कोर्ट ये समझती है या सुप्रीम कोर्ट ये समझती है बाद में कि उनके साथ किसी किस्म की ज़्यादती हुई है या ये है कि इसके ऊपर रिव्यू की ज़रूरत है, तो वो उनकी अपील को टेकअप कर सकती है, उनकी अपील को समाअत के लिए मुकर्रर कर सकती है, उसकी अपील को समाअत के लिए एडमिसिबल कर सकती है। और उस दौरान ये भी हो सकता है कि उनकी जब अपील को समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए, जब उसको एक्सेप्ट किया जाए हायर कोर्ट में, तो उनकी सज़ा को मुअत्तल कर दिया जाए, लेकिन वो काल अदम नहीं होगी। जब सज़ा मुअत्तल होती है तो मुअत्तल होने का मतलब ये है कि खान साहब बाहर भी आ जाएंगे, कोई मसला नहीं है। लेकिन बाहर आने के बाद भी जो उनकी नाअहली है वो बरकरार रहेगी। सज़ा की मुअत्तली की सूरत में, ये सुप्रीम कोर्ट का अपना ही फैसला है, सज़ा की मुअत्तली की सूरत में भी उनकी नाअहली बरकरार रहेगी और वो अपनी चेयरमैनशिप भी हासिल दोबारा नहीं कर सकेंगे। और ये नाअहली जो है ना, ये बरकरार रहेगी, तो उस सूरत में वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते। अगर वो अपने कागजात नामजदगी जमा कराएंगे भी सही, तो वो नामंजूर होंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी इलेक्शन के लिए नाअहल हो चुके हैं, किसी भी पब्लिक ओहदे के लिए नाअहल हो चुके हैं। अब ये कानूनी मोशगाफियाँ होती हैं
ہمیں تو ان کی زیادہ سمجھ نہیں ہے، لیکن جو موٹی موٹی باتیں ہمیں سمجھ آتی ہیں اس کے مطابق عمران صاحب کا دوبارہ وزیر اعظم بننے کا خواب یا دوبارہ سیاست میں آنے کا خواب جو ہے وہ شرمندہ تعبیر ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ لیکن اگر ہے بھی صحیح، ہو سکتا ہے کہ کوئی قانونی راہ نکال لی جائے، تو تب بھی ان کا یہ خواب بہت جلد شرمندہ تعبیر ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ اس الیکشن میں تو کم از کم وہ کسی قسم کا وہ اس میں کوئی پارٹی اپنا ٹیک پارٹ نہیں کر سکتے، کوئی حصہ نہیں لے سکتے، اپنا کوئی کردار ادا نہیں کر سکتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ تو ابھی ابتدا ہے، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ یہ صرف یہی ایک کیس نہیں ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ جب ایک دفعہ بندہ پھنستا ہے نا تو پھر وہ دھنستے چلا جاتا ہے اس دلدل کے اندر۔ ان کے خلاف توشہ خانہ سے زیادہ سیریس کیسز ہیں۔ ان میں ایک کیس وہ 190 ملین پاؤنڈ والا کیس ہے جو نیب میں ہے۔ اب اگر نیب بھی تحقیقات شروع کر دیتی ہے تو اس میں یہ ہوگا کہ یہ نیب کی تحقیقات ابھی جو ہیں یہ اگر اب وہ اس وقت جب یہ جیل میں شروع کرتے ہیں تو پھر ان کی تحقیقات اور ان کا جو سماعتیں وغیرہ ہوگی وہ جیل کے اندر ہی ہوا کریں گی شاید۔ تو وہ کیس اس سے بھی زیادہ سیریس حیثیت رکھتا ہے، توشہ خانہ سے بھی۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اب اس کے بعد مجھے یہ خبر ملی ہے کہ عمران صاحب کو وہ جو وکیل کا قتل ہوا ہے، ایک سینئر وکیل کا بلوچستان میں، جس کی ایف آئی آر میں عمران خان کو نامزد کیا گیا تھا کہ وہ اس میں ملوث ہیں، تو بلوچستان کی کورٹ نے بھی ان کو طلب کر لیا ہے اگست میں، غالباً 9 یا 10 اگست کو۔ تو اب یہ ہے کہ اس کیس کا وہ بھی کیس چلنا شروع ہو جائے گا، کیونکہ جب انسان باہر ہوتا ہے تو پھر تو اس کو ضمانتیں ملتی رہتی ہیں، لیکن جب کوئی شخص جیل میں ہے تو پھر ضمانت کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پھر تو جیل حکام پولیس کی کسٹڈی میں اور جیل حکام کے جیل کے قوانین کے مطابق ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ کیس کی سماعت کے لیے بھیج دیں گے، اور اگر کوئی انکوائری ہونی تو اس کو پولیس ان کو لے کے جائے گی۔ اب اس میں ان کے بس میں بات نہیں ہوتی کہ عمران صاحب جیسے پہلے کر رہے تھے کہ جی اسکپ کر رہے تھے، انکوائری اسکپ کرتے تھے، نہیں جاتے تھے، تحقیقات میں نہیں جاتے تھے، ان کے وکلا پہنچ جاتے تھے، ان کی استثناء کی درخواستیں پہنچ جاتی تھیں۔ اب ایسا کوئی سینیریو نہیں ہے، اب ایسا کچھ نہیں ہو سکتا، اب ان کو جانا ہی پڑے گا، اور وہ اسی طرح ہتھکڑیاں لگا کے ان کو لے جایا جائے گا، کیونکہ اب وہ مجرم ہے، اور مجرم کو بغیر ہتھکڑی کے بھی نہیں بھیج سکتے آپ کہیں پر بھی، چاہے وہ کوئی وزیر اعظم صاحب کا کیوں نہ ہو۔ اب ہوتا یہ ہے کہ اگر ان کو بلوچستان بھیجا جائے گا تو ان کے لیے پنڈی سے یہ اٹک جیل میں، ابھی اٹک سے ان کو پنڈی اڈیالہ جیل میں لایا جائے گا ٹرانزٹ کے لیے۔ پھر یہاں پر قانونی کارروائی کے مطابق ان کا اندراج ہوگا، ان کو رجسٹر کیا جائے گا ایز اے قیدی، ٹرانزٹ قیدی کے طور پر۔ پھر ان کو دوسرے دن جب انتظامات مکمل کیے ہوئے ہوں گے انہوں نے، تو دوسرے دن تیسرے دن جو بھی ہے ان کو وہاں سے کوئٹہ لے جایا جائے گا۔ پھر وہاں پر ان کو غالباً ٹرانزٹ میں شنید میں ہے کہ مچھ جیل جو ہے بدنام زمانہ جیل ہے، غالباً دنیا کی 9 خطرناک ترین جیلوں میں سے 9ویں نمبر پر ہے یہ جیل، مچھ جیل۔ وہاں پر لے جایا جائے گا، ان کو وہاں رکھا جائے گا، اور پھر ان کو مجسٹریٹ کے سامنے جو بھی متعلقہ عدالت ہے وہاں پر پیش کیا جائے گا، اور اسی طریقے سے پھر ان کو واپس لایا جائے گا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب عمران صاحب اگر اس پروسیس میں ایک دفعہ پھنس چکے ہیں تو اب یہ مختلف جیلوں کے مختلف پولیس اسٹیشنوں کے منہ دیکھتے رہیں گے۔ ٹھیک ہے، اور آپ لوگ اندازہ ہی نہیں لگا سکتے کہ بندے کو کتنی تکلیف اور کتنی اذیت ہوتی ہے جب اس طرح کے معاملات اس کے سامنے آتے ہیں، اور جن کو وہ فیس کر رہا ہوتا ہے، جن کو وہ بھگت رہا ہوتا ہے۔ تو عمران صاحب کے خواری کے دن جن کو کہتے ہیں وہ شروع ہو گئے ہیں۔ اللہ پاک کسی کو ایسا جو ہے نا وہ مشکل وقت نہ دکھائے، مگر ہماری دعاؤں سے کیا ہوتا ہے، انسان کو خود بھی تو کچھ نہ کچھ سوچنا چاہیے۔ تو عمران صاحب نے خود جو گڑھے کھودے تھے اسی میں آج وہ گرے ہوئے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ اپنی گرفتاری سے ایک دن پہلے انہوں نے کیا کچھ ترلے نہیں کیے۔ وہ کہتے ہیں پی ڈی ایم کے ساتھ بھی بیٹھنے کے لیے تیار ہوں میں، آرمی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی بیٹھنے کے لیے تیار ہوں میں، اور جب وہ اپنے تکبر کے اور اپنی قوت کے جو ہے وہ عروج پر تھے، جب وہ کسی کو اوپر سے نیچے کی طرف دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے، ان کو سب نیچے والے کیڑے مکوڑے نظر آتے تھے، اور اوے چور اور او ڈاکو کی سزائیں لگاتے تھے وہ ہر ایک کے لیے، اس وقت وہ یہ کہتے تھے کہ میں ان ڈاکوں کے ساتھ ہاتھ ملوں، میں تو ان کے ساتھ ہاتھ بھی نہیں ملاؤں گا۔ وہ ان کے ساتھ اسمبلی میں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے، اور آج وہ کہتے ہیں کہ جی میں سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں ملک و قوم کے مفاد میں۔ تو اس وقت ان کو ملک و قوم کا مفاد نظر نہیں آیا تھا،
उस वक्त उनको पता नहीं था कि सियासत इसी का नाम है कि उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, इंसान में फ्लेक्सिबल होना चाहिए, नरमी होनी चाहिए। क्योंकि ये एक मुहावरा भी है और ये आजमाई हुई बात है कि अगर टहनी सूख जाएगी और वो अकड़ी रहेगी तो फिर वो अगर उसमें लचक नहीं होगी तो टूट जाती है। तो अब इमरान साहब के साथ यही है कि उन्होंने कोई लचक नहीं दिखाई, उन्होंने अपनी गर्दन में सरिये की तरह अपनी गर्दन को हमेशा अकड़ा कर रखा। तो अब अगर वो झुकेगी नहीं तो टूटेगी। अभी भी वक्त है उनके पैरोकारों के लिए भी कि वो अच्छाई की तरफ जाए, बेहतरी की तरफ जाए। एहतजाज करें, पुरअमन एहतजाज अगर करना चाहते हैं तो, लेकिन उस तरह का एहतजाज नहीं जो 9 मई का हुआ था। अब ये चीज़ भी साबित हो गई है, जो ये कहा जा रहा है, हाँ सॉरी वो दूसरा जो केस में बता रहा था वो 9 मई का वाक़या जो इससे भी ज़्यादा संजीदा है, इससे भी ज़्यादा सीरियस है, इससे भी ज़्यादा सीवियर है। और जो 190 मिलियन पाउंड वाला केस है उससे भी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा सीरियस मैटर इस वक्त जो है ना वो 9 मई के वाक़यात है, उसकी जो तहकीकात हो रही है। अगर उसमें इनको मुलजिम के तौर पर बुलाया गया और उसमें इनको सज़ा होगी तो फिर इनकी कोई गुलू खलासी नहीं होगी किसी किस्म की भी। तो इससे अब इस चीज़ को तो हम भूल जाएं कि इमरान खान का नियर फ्यूचर में सियासी तौर पर कोई किरदार रहेगा। ही इज़ टोटली आउट ऑफ दैट बुक। वो चैप्टर क्लोज हो गया है और आई डोंट थिंक सो क्या वो चैप्टर इतनी आसानी से दोबारा जो है लिखा जाएगा या दोबारा उसको ओपन किया जाएगा। आज तक के लिए इतना ही काफ़ी। जिंदा सोबत बाकी, तो जल्द ही अगले वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, अपना रहम व करम आप पर नाज़िल फरमाए और हम सब पर भी। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, अस्सलाम वालेकुम और शुक्रिया।